उसका एक पार्ट लिखवाएं आज का, ठीक है। उसका एक पार्ट धीरे धीरे हम लोग क्लास में करेंगे, उसका धीरे धीरे हिसाब वो आएगा। कुछ नोट्स को ना अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उस पर। उसको अपडेट करके बाद बाकी चीज धीरे धीरे क्लासेस में होती रहेगी। अभी सुनो, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं मौका दिया हूं कि आप लोग भी अपना बात रखो। केवल सिर्फ हम ही क्लास में पढ़ाएंगे, तुम लोग अपना बात पूछोगे नहीं तो पूरी तरह से नहीं होगी। कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो तुम्हारी बात को भी पूछना जरूरी है। तो देखो, एक बच्चा ऐसा पूछा है कि सर इंट्रिंसिकली सेफ में 1 एम्पियर होता है, तो राइनो एक्सप्लोडर 1.5 एम्पियर कैसे होगा? उसका टाइम के साथ भी उसको ये किया गया है ना, टाइम के साथ भी। जैसे तुम देखोगे ना कि जैसे हम लोग 24 वोल्ट डीसी बोलते हैं, लेकिन 30 वोल्ट का तुम्हारा ये होता है, क्या नाम है उसका, सिग्नलिंग अरेंजमेंट, तो वो तो होता है। तो टाइम और बाकी चीजें भी मायने रखती है। सर पिट सेफ्टी कमेटी मेंबर कहीं कहीं 13% बोला है गया है, वो क्या है, नॉमिनेटेड लोग हैं। नहीं, उसमें ना मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर को कैलकुलेट नहीं किया गया। तो नॉमिनेटेड जब भी लिखा रहेगा तो 13 लोग होगा। क्यों? क्योंकि 5 लोग ट्रेड यूनियन से, 5 लोग तुम्हारा मैनेजमेंट की ओर से और 3 WI, इस तरह 13 नॉमिनेटेड होते हैं। तो 13 नॉमिनेटेड जहां रहेगा वहां 13 लोग आएगा। आप कुंदन इस चीज को समझना है। कुंदन कौन चीज को समझना है? इंट्रिंसिकली सेफ और FLP में अंतर क्या होता है? इस पे हम लोग माइंस का, देखो यही, एक मिनट रुक जाओ, समझा दीजिए, मैं समझा देता हूँ। देखो एक चीज मैं समझा देता हूँ। देखो हम लोग का पार्ट ना, इसको काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रिंसिकली सेफ और फ्लेम प्रूफ दो तरह का apparatus होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस का पार्ट है। एक डिवाइस होता है जो एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सके, तो वो आएगा एक्सप्लोजन तुम्हारा फ्लेम प्रूफ में। और एक होता है जो एक्सप्लोजन जिसके अंदर हो लेकिन उसका इंटेंसिटी उतना ना हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ। हम लोग का इलेक्ट्रिक का पार्ट है। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोले थे, शायद आप लोग भूल गए, कि ये सारा चीज ना हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी आने वाला टाइम में। और छोटा मोटा चीज नहीं है, हर एक चीज में ना काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। 2-3 बात नहीं कि हाँ 2 बात सुन लिया, 3 बात सुन लिया, नहीं, और भी बहुत कुछ है। हम लोग आने वाला टाइम में कवर अप करेंगे, ताकि ये, नहीं तो देखो आप तुम हर चीज में क्रॉस क्वेश्चंस को डिटेल्स में ले जाओगे ना, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम बढ़ेगा? अभी तो मुझे बताना पड़ेगा, फिर बाद में भी फिर बताना पड़ेगा। तो अभी तुम जैसे तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को रखो। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन दी, इस इन्फॉर्मेशन को सब तुम टाई अप कर लो, बेसिकली समझने का प्रयास करो। इंट्रिंसिकली सेफ मतलब ऐसा डिवाइस, जो मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बात बता रहा हूँ, कि वैसा डिवाइस जिसमें एक्सप्लोजन होगा लेकिन वो इंटेंसिटी कम रहेगा। और FLP में एक्सप्लोजन होगा लेकिन उसका एक्सप्लोजन बाहर तक नहीं आएगा, उस बर्दाश्त करने का क्षमता रहेगा। माइनिंग सरदार क्या है सवाल फिर से कुंदन? माइनिंग सरदार हॉलेज रोड में आने जाने के लिए ऑथराइज पर्सन है क्या? नहीं, माइनिंग सरदार नहीं आता। हॉलेज रोड के लिए ना ओवरमैन ही चाहिए, ओवरमैन का इंस्पेक्शन होता है। क्या है वॉशिंग, क्या चीज वॉशिंग पाउडर नहीं? भाई क्लास पूरा होते होते सारा कुछ पढ़ लोगे। हाँ, सबर करो, सही बात राजेश बोला कि क्लास पूरा होते तो तुम लोग का सारा चीज हो जाएगा। सर्वेइंग बता दीजिए सर। लो सर्वेइंग बता दिए। डिफरेंस बिटवीन पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल। तुम लोग ऐसे मजाक वाला बात करते हो, इसलिए मुझे मजाक ही सूझ रहा है। सर्वेइंग क्या सच में, सर्वेइंग बोलने से क्या सर्वेइंग खत्म हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं है, वैसा नहीं है। सर्वेइंग का पार्ट है, उसका एक क्लास का कोर्स का एक पार्ट, ठीक है नहीं, उसको करने में ये। हाँ अब तुम बोल सकते हो भले कि सर इसके बाद जैसे माइंस रूल खत्म हो या रेगुलेशन जो आप पढ़ाने वाले, एक्ट वगैरह पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद सर्वेइंग आप पढ़ा दीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि सर 10 मिनट बचा है थोड़ा सर्वेइंग बता दीजिए। क्या बताऊं 10 मिनट में सर्वेइंग के बारे में? बता, पूरा सर्वेइंग पे बीटेक होता है, ठीक है नहीं, सर्वेइंग पे PhD रिसर्च होता है। कैसे पॉसिबल है? सवाल अपना ढंग से पूछो। हाँ सर ये बता दीजिए। गाइड रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्लियर कर दीजिए। गाइड रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 से 5 होगा। ट्रैवलिंग रोडवे का एग्जामिन कौन करता है? देखो नॉर्मली सरदार, और सरदार रैंक का आदमी कर सकता है, ठीक है, सरदार उसके ऊपर रैंक आदमी। माइंस का सिम का नाम 5 सिम या 4 सिम क्यों रखा जाता है? सिम 5 सिम 4, ये होता है हाइट के, डेप्थ के हिसाब से, है ना, डेप्थ के हिसाब से नोमिनिक्लेचर होता है। सिम 1 सिम 2 सिम 3 इस तरह, जैसे रानीगंज R1 R2 R3, ये नोमिनिक्लेचर होता है, डेप्थ के हिसाब से होता है। सब होगा, हाँ सबर करो, एकदम सही बात बोला है दिनेश भी कि सब होगा, वो टाइम देना पड़ेगा। सर सिलिका समझा देंगे। सिलिका मतलब हो गया एक तरह का डस्ट पार्टिकल, इसको सिलिका बोलते हैं हम लोग। सिलिका एक तरह का डस्ट है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका, ठीक है ना। सिलिका बालू जो होता है ना, सिलिका उस तरह का कण होता है, सिलिका होता है। तो सिलिका अगर डस्ट में रहे तो 5% से कम रहे तो 2% दिया गया है आपका एयरबोर्न डिस्पेरेबल डस्ट। इसके अलावा और भी सिलिका से रिलेटेड बहुत सारा टर्म है,
जब हम लोग डस्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, इससे जो हम लोग डस्टिंग करते हैं उसमें सिलिका 5% से कम होना चाहिए, और भी बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, माइनिंग सरदार का ऑफिशियल है तो वो क्यों नहीं ऑथराइज है सर कॉलेज का? कॉलेज के लिए ना ओवरमैन को ऑथराइज किया गया, ऑफिशियल से मतलब नहीं है ना। चलो, क्योंकि जैसे तुम ज्वाइनिंग करोगे, तुम भी सरदार में ज्वाइनिंग करोगे, अब तुमको कॉलेज रोड में भेज दिया, तुमको उतना आइडिया ही नहीं होगा, ठीक है नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस और नॉलेज ज्यादा चाहिए। सर अंडरग्राउंड माइंस में असिस्टेंट मैनेजर किस बेसिस से नियुक्ति होती है? असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के बेसिस पे है। क्या है सर? तथास्तु बोल दीजिए, सारा कंप्लीट हो जाएगा और सब कोई तथास्तु हो जाएगा। सही बात है सर। रूल क्या लिखो यार, रूल के बाद शर्त पढ़ा दीजिए। इट में भी हम लोग सोचते हैं रूल्स पहले खत्म होना तो उसके बाद ट्रांजिट स्लिप रिलेटेड अंडरग्राउंड ओपन का दोनों दोनों होगा। ट्रांजिट स्लिप दोनों से रिलेटेड है, सेल्फ रेस्क्यू और माइंस में कोई भी नहीं ले जा देखे हैं सर। तो अब तुम उस डीजेएमएस को बताओ, थियोडोलाइट के बारे में बता दीजिए। थियोडोलाइट ना एक तरह के ऑपरेटर है, वेरी गुड। देखो ये एक सवाल है, ये एक सर्वे एक सवाल पूछा अशोक, ये एक सवाल है, थियोडोलाइट के बारे में बता दीजिए, दिस इज क्वेश्चन। एक सवाल हो सकता है लेवलिंग के बारे में थोड़ा समझा दीजिए, थियोडोलाइट टेक्योमेटर, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सर्वेइंग कोई सवाल नहीं हो सकता। ये टॉपिक है सर्वेइंग, सर्वेइंग एक सब्जेक्ट है। माइनिंग के बारे में बता दीजिए, क्या सवाल होगा बताओ? माइनिंग के बारे में बता दीजिए, कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? ठीक है चलो, तो ये अब एक सवाल देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है, थियोडोलाइट के बारे में सुन लो। थियोडोलाइट के बारे में क्या है बाबू, आप लोग ध्यान समझो। थियोडोलाइट क्या होता है? एक ऑपरेटर्स होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और तुम्हारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस मापने के लिए करते हैं, यानी लेवलिंग के लिए भी होता है और दो पॉइंट का हाइट को मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेवलिंग के लिए नॉर्मली डंपी लेवल का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, और थियोडोलाइट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये होता है खास बात। हम लोग इससे एंगल भी मापते हैं, थियोडोलाइट से ना किसी चीज का एंगल भी मापते हैं, कितना एंगल पे है। तो ये सारी चीजें क्या है सर, माइंस में डिजीमेंस इंस्पेक्शन में एक चीज को हमेशा इग्नोर करते हैं कि सेल्फ रेस्क्यूअर कोई यूज नहीं करता। देखो एक्चुअली इसके पीछे कारण है, क्योंकि हर एक माइंस में ना अभी तक उस चीज के बारे में उस तरह नहीं बना पाया। रीजन होता है ना, माइनिंग सरदार के पास उस तरह से नॉलेज और आइडिया नहीं होता है। सर्वेइंग के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी? बसक साहब पे एक लिखा हुआ बुक है वो ले सकते हो, बीसी पूर्णिमा, और इस तरह से 2-3 राइटर आते हैं, उसका बुक तुम ले सकते हो, ठीक है। एन बसक बोल के कहा था वो बुक अच्छा है, और बीसी पूर्णिमा साथ में 2 राइटर और हैं, वो तुम ले सकते हो, वो भी बुक बहुत अच्छा है बीसी पूर्णिमा का। कुंदन भाई क्या लिखा है सर, हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर लिस्ट काउंट थियोडोलाइट कितना होता है? शायद इसका हमको लग रहा है 20 सेकेंड है, में भी चेक करना पड़ेगा। 20 सेकेंड है, क्या है? हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलिंग द मोर देन 2 ऑक्सिलरी फैन? किसका चाहिए परमिशन? चीफ इंस्पेक्टर साहब का चाहिए। सर सीएमआर कब से स्टार्ट करेंगे? सीएमआर जो होगा ना, सीएमआर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। अरे कोल माइंस रेगुलेशन पे सवाल क्यों उठ रहा है? कोल माइंस रेगुलेशन का ऑलमोस्ट जो पार्ट हम लोगों का है वो कोर्स के साथ एसोसिएट किया गया, जोड़ दिया गया है। जैसे जो बच्चा लोग हम लोग का मेथड सर्वे, जो बच्चा मेथड वेंटिलेशन और क्या चीज नाम था आपका, शॉर्ट फायरिंग पढ़ा है। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ, यस और नो में रिप्लाई देना, पहले तुम लोग रिप्लाई दो तो। एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोग जवाब देना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को मेथड पढ़ाया, 4 महीना जो जून से हम लोग का बैच चुकी स्टार्ट हुआ है, तो मेथड पढ़ाया, वेंटिलेशन आप लोग कर चुके हो, उसका रिकॉर्डिंग आप लोग के पास है अवेलेबल। मेथड, वेंटिलेशन, सपोर्ट, शॉर्ट फायरिंग, ये पढ़े हो, ठीक है ना, पढ़ चुके हो। इसके साथ कोई ऐसा बच्चा है जो सीएमआर पढ़ा है, और सीएमआर पढ़ने के बाद ऐसा कितना बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं उसके बाद अलग से फिर सीएमआर पढ़ने का जरूरत है? क्या ऐसा कोई बच्चा जिसको लगता है कि सर उसके बाद अलग से फिर से सीएमआर, जो मैंने पढ़ाया चैप्टर उसके अलावा फिर से पढ़ने का सीएमआर जरूरत है? जो पढ़ा हो वो बच्चा रिप्लाई दे। तो सबका बच्चा का जवाब है नहीं सर, ऐसा जरूरत ही नहीं है। तो एक बात याद रखो बाबू, जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ना उसमें सीएमआर उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो चैप्टर नहीं पढ़े उसके साथ, जैसे कौन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जैसे नोटिस वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, डेफिनेशन का पार्ट नहीं पढ़े हैं, रिक्वायरमेंट वाला नहीं पढ़े, ड्यूटीज का पार्ट नहीं पढ़े, इसको हम लोग अलग से करेंगे। जो चैप्टर में जैसे मेथड, सर्वेइंग, वेंटिलेशन,
शॉर्ट फायरिंग, डस्ट फायर इनंडेशन, ये ऑलरेडी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज को ना हम लोग कभी भी सीएमआर को डायरेक्ट टच नहीं करेंगे कि हाँ सीएमआर से करना है। जब एक बार पढ़े तो दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करना उस पर। इससे अच्छा है कि 2-3 बार उस पर रिवीजन हो जाए, पूरा को पूरा चैप्टर पे रिवीजन हो जाए, क्यों उसमें समय बर्बाद करना जब एक बार पढ़ चुके हैं। हाँ, अब तुमको मान लो पढ़ने का शौक है, तुम खुद से पढ़ के देखो, जो चैप्टर मैंने चारों चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा, कॉन्फिडेंस का जो लेवल हाई। अब सवाल आता है कि सर कुछ बच्चा है जो अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, न्यू बैच ज्वाइन किया है ना, 400 से लेकर लगभग 50 स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए हैं। तो इन बच्चों के लिए दो तरह का हो सकता है, बाबू आप वेट करो नेक्स्ट बैच का, नया बैच जब भी स्टार्ट होगा उसमें सब पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और आप बोलोगे सर मेरे पास पैशन नहीं, उतना दिन हम इंतजार नहीं करेंगे, वैकेंसी आ जाएगा सर, एग्जाम हो जाएगा सर, 9 महीना टाइम नहीं, तो तुम पुराना कोर्स जो 4 महीना उसको तुम ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा 1100 रुपए का लगभग डिस्काउंट है। ठीक है, केवल 2000 रुपए आप पेमेंट करके वो कोर्स को भी परचेस कर सकते हो, 2000 रुपए में उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग के लिए सुविधा और किसी के लिए नहीं है। चलो, ये मोटा मोटी बात हो गया, ये सारी बातें। सर नेक्स्ट मंथ का सर्वेइंग बताइए, आपका नोट्स के अलावा कुछ। नेक्स्ट सर्वेइंग करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। प्लान एंड सेक्शन, प्लान एंड सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लान एंड सेक्शन एक बार पढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते सुनो, सर जीके मेथड मैथ पढ़ा दीजिए। अच्छा, तुम लोग का जो सवाल आ रहा है ना, मैं एक बार आप लोग का मैं अपना दुविधा को पहले आप जो अपनी बातों को रख रहे हो ना, 1 मिनट रुक जाओ बाबू, मैसेज मत करो, थोड़ा देर 1 मिनट के लिए स्टॉप करो, तो आप लोग मैसेज करना, थोड़ा सा टाइप करके थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ। आप लोग हर कोई अपना अपना डिमांड, अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हो। ठीक है, एक बात तुम लोग एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, पढ़ाऊंगा तो मैं वही जो आप लोग के लिए अप्रोप्रिएट होगा, जो आप लोग के साथ फिट बैठेगा, ये बात दिमाग में पहले बैठाओ। सर पढ़ाएंगे वही जो आप लोग के साथ फिट बैठेगा। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो आपको एग्जाम में काम आएगा, पहला बात एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसको आप समझ पाओगे कि ये चीज पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा। ऐसे देखो, रूल पढ़ाया तो आपको कोई दिक्कत लगा, नहीं लगा। स्टार्ट करने से पहले बहुत बच्चा बोला कि सर रूल मत स्टार्ट कीजिए, मत स्टार्ट कीजिए, नहीं समझ में आएगा, नहीं। ऐसा अभी हमको लगता है किसी को ऐसा नहीं है कि इसको समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आ गया। उसी तरह जो पढ़ाएंगे वही टॉपिक जो आपको आसानी से समझ में आए, पहला बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का जैसा डिमांड है कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, सारे डिमांड्स को मैं देख रहा हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, लेकिन आपको मेरी समस्या समझनी पड़ेगी। ऐसे आप लोगों का क्या होता है, जैसे अभी एक बच्चा मैसेज किया सर जीके पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, इज इट नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। मैथ्स 1-2 चैप्टर है ही नहीं। हाँ, आप अगर मैथ्स के बारे में कुछ अप्रोप्रिएट चैप्टर जानना चाहते हो, कुछ फॉर्मुलास के वगैरह जानना चाहते हो, रीजनिंग पे कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एक अलग मैटर बनता है कि सर कुछ प्रैक्टिस करवा दीजिए मैथ्स के बारे में। पढ़ा नहीं सकता हूं मैं, पढ़ाना अलग चीज है, प्रैक्टिस करवाना अलग चीज है। पढ़ाने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ मेरे से अगर सिर्फ परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे ना, सिर्फ परसेंटेज, इट विल टेक 1 मंथ, मिनिमम 1 महीना समय लगेगा। परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज नहीं होता कि समान का दाम बढ़ा दिए घटा दिए कितना परसेंट होगा बता दीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं एक सवाल देता हूं परसेंटेज का, सिंपल देखता हूं कितना बच्चा सॉल्व कर पाता है। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं सिंपल, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, कितना बच्चा सॉल्व कर पाता है, 1 लाइन का सवाल है, बोल रहा है एक स्क्वायर का एक साइड को 10% बढ़ाए, एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, जो भी तुम बोलो, उसका प्रत्येक साइड को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। एक स्क्वायर के प्रत्येक साइड को 10% बढ़ाएंगे तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। अब जवाब दे दो, इसका कितना आंसर आएगा। तो ये जो टेक्निक है, ठीक है, जैसे बहुत सारा बच्चा इसका जवाब दिया 1%, बहुत जन 10% दिया, बहुत जन 1% दिया, बहुत जन 21% दिया, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21% होगा। इसका जवाब क्या होगा, 21% होगा, 21% सही जवाब होगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है, ये जो 21% हम बोले या 1-2 बच्चा बोला सवाल के साथ 21% जवाब कैसे बोला, ये तरीका मैं सिखा सकता हूं 2-4 सवाल पे कि हाँ ये चीज यूनिवर्सल हो, इसको आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर परसेंटेज, अब मैं परसेंटेज का एक सवाल और देता हूं, सोचो कितना डिफरेंट है। सवाल एक बोल रहा है कि ए की आय इतना है, बी की आय इतना है, ए का आय बी का आय से 20% ज्यादा है, सी का आय, मतलब ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सब परसेंटेज और बाकी 2-3 चीजों को मिक्स करके बनाया गया। तो ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पूरा मैथ्स का अलग से सीजन करना पड़ेगा, मतलब अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। सिंपल बात जान लो, एकदम सिंपल, इसमें कोई बेईमानी वाला बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। आपको भी पता है कि जो मैथ आप अभी देते हो, जो मैथ आपको ऑल इंडिया कोई भी लेवल में पूछता है, उसका मेन टारगेट होता है कि आप 10 तक 10 तक अच्छा से मैथ सीख के आए हो, आपका मैथ अच्छा है। इसका मतलब एक बात हो गया साफ साफ, क्या कि आपको 10th तक का जितना भी मैथ आपको सिखाना होगा। तो 10 तक का मैथ, मतलब 5-6 साल का अगर ईयर का अगर आपको मैथ सिखाना हो
तो कम से कम 6 महीना तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बिना 6 महीना टाइम दिया कैसे करोगे? मैथ कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी ना है। इसमें यूनिटरी मेथड, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, एज वाला प्रॉब्लम है, एवरेज से रिलेटेड है, सब तो मैथ में है। कौन सा चीज है? 23, 24 चैप्टर है, लेकिन तो मिनिमम 6 से 8 मंथ सिर्फ मैथ्स में लगे। लेकिन हाँ, चूंकि कुछ चीजें यूनिवर्सल होती है तो उसको हम लोग कोशिश करें कि मैथ का ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाए। ये सारी चीजें अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा करके सॉल्व करोगे। लेकिन मैथ जो आप सीख क्या वही आपका काम देगा जीवन में, ठीक है? और नहीं तो फिर बोलो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा पाऊंगा मैंने तो और कुछ होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं कुछ। मैथ्स को छोटा मोटा कोर्स थोड़ी ना बाबू, बहुत डिटेल्स में है हर एक चीज, है ना? फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उसको अलग से किया जाए, ठीक है? चलो, माइनिंग मतलब समुंदर और हम लोग नदी वाले, ऐसा नहीं है। देखो, मैथ्स का पार्ट ना स्ट्रेस मत लेना, मैथ्स वाला में हम लोग देखो, मैं पहले एक बात सुनो, स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या सोचूं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात से तुम लोग कितना सहमत हो इस बात को जान लेना, ठीक है? देखो, जब टाइम कम हो ना तो कोर्स से ज्यादा, कोर्स खत्म करने से ज्यादा हम लोग का फोकस होना चाहिए कि जितना पढ़े उसको अच्छा से किया जाए। एक ऑप्शन ये सबसे बेटर है कि जो हम लोग पढ़ता है उसको अच्छा से करें, सब चीज छोटा 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 करे करने से बेहतर है कि एक चीज को अच्छा से किया जाए। ये पहली स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसमें कंफर्म मार्क्स मिलता है, पहला। दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या हो सकता है? अगर टाइम कम बचा हुआ हो तो दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट जैसा बना सकते हैं। उससे क्या होता है, एबिलिटी बढ़ता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड बढ़ता है, एबिलिटी बढ़ता है। तो हम लोग वही दो स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। जैसे कुछ बच्चे का डिमांड, हर एक बच्चे से मान लो क्लास में टोटल अगर 120 बच्चा अगर यूपीपीएससी का सिलेबस के लिए अप्लाई किया है तो 40 तरह का सुझाव मिलेगा। कोई बोलेगा सर हमको मेथड पढ़ा दीजिए, कोई बोलेगा सर हमको सर्वेइंग पढ़ा दीजिए, कोई बोलेगा जूलॉजी का पार्ट, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो। हर बच्चा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलेगा और सबका रिक्वायरमेंट किसी भी टीचर के लिए फुलफिल कर पाना कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो एक बात जान के रखो, समय रोज रोज बर्बाद करेंगे नहीं। आज का क्लास में पहली लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ाएंगे वही जो मुझे लगेगा तुम लोगों के लिए एकदम नीडफुल है, ये पढ़ाना चाहिए मुझे। क्योंकि सिलेबस जैसे आपके पास है, सिलेबस मेरे पास भी है ना? तो मेरे पास तो प्रिंट आउट भी है, तुम्हारे पास मोबाइल में होगा। तो वो सिलेबस को जो मुझे लगे कि हाँ ये चीज पढ़ाना चाहिए, ये हर एक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो इस विचार के साथ पढ़ाऊंगा कि ये अगर यूपीपीएससी में काम आया तो आया, नहीं आया तो कोल इंडिया के बाकी एग्जाम में भी काम आया। मतलब ऐसा सोच मेरा होगा ही नहीं कि कोल इंडिया में आएगा ही नहीं और बिना मतलब तो मैं पढ़ा दिया, 3-4 दिन सिलेबस का टाइम वेस्ट कर दिया, वो मेरा टारगेट होगा ही नहीं। एकदम दिमाग में बैठा लो इस बात। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप बोले मैथ्स का, रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग पढ़ के आओ, मैं एक इस तरह से, जैसे मैंने आज सोचा ना मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात आया ना कि मैंने बताया नहीं कि कौन चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो पहले तुम पढ़ कर आओ। मैं ना शनिवार को अगर क्लास हुआ, शनिवार को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, होगा तो फिर से मैं शनिवार को आप लोग पढ़ाऊंगा। तो शनिवार के दिन मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आप पढ़ कर आओ मैथ्स में, उस पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसे अंधकड़े आके कुछ भी पढ़ा देने से नहीं समझ में आएगा, है ना? तो मैं दे दूंगा चैप्टर कि ये चैप्टर से क्लास होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से। तीसरा नंबर, जो चीजें होती है जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जीके हो गया, कल्चरल हो गया, ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। भूल से भी, गलती से भी मेरे सामने मत नाम लेना कि सर ये पढ़ाइए। चौथा नंबर बात, जैसे हिंदी का विलोम शब्द अनेक, ये सब तुम अपने से पढ़ो, ये सब तुम्हारा पार्ट है, तुम अपने से देखो। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट आपने बताया उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उसका कुछ कुछ पार्ट को कवर अप करवाया जाए, उसका कुछ पार्ट कम से कम हो, जो आप पहले से पढ़ के रखो, कम से कम रिविजन हो जाए। लेकिन ये बात भी आप दिमाग में बैठा लो बाबू कि केवल मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह के आप कोई एग्जाम करेक्ट करोगे, उचित नहीं। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, मतलब खुद से भी करना पड़ेगा कि हाँ हम सर अपने से भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैथ्स माइनिंग का ही टाइप बहुत सारा चीजें है ना, माइनिंग में बहुत सारा चीज है। अभी भी 60 डेज का टाइम है, 60 डेज ऐसा कोई कम टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम। 18 अक्टूबर मतलब नवंबर एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 18 दिसंबर है, 2 महीना का समय, बहुत समय है, बहुत कुछ कवर करवाया जा सकता है। कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम लोग भी फोकस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लास ले। जैसे इस सप्ताह वेडनेसडे को आज क्लास एक्स्ट्रा हो गया, शनिवार को ही पढ़ा देंगे। अब तुम लोग भी फोकस करो कि नहीं सर जब एक्स्ट्रा क्लास सर पढ़ाते तो हम भी क्लास करें, है ना, उचित ढंग से क्लास को करें। कुंदन भाई आप इसके पहले भी क्लास कर चुके हैं क्या? कुंदन सर बंगाल वाला है इसलिए। नॉन टेक्निकल कितना परसेंटेज आता है एग्जाम में सर? डिपेंड करता है गंगाधर, आप किस चीज के लिए नॉन टेक्निकल दे रहे हो। विकास सर नॉट लेस देन मोर देन से एक बारे में पढ़ा दें। एक बार क्लास में अच्छा समझाएगा, उस वीडियो के ऊपर देखो विकास, है ना, क्या बताया हूँ। उसमें जो डाउट है आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं कॉल पे समझा दूंगा।
ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारी जो समस्या है अप्रोप्रिएट वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। एबीए वाला बता दीजिए। एबीए मतलब ऑडियो विजुअल अलार्म के बारे में बताया गया था। एबीए 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल 12 वोल्ट होता है। सर सीएमआर का छूटा हुआ पोर्शन कब से पढ़ाएंगे? वैभव सीएमआर का जो छूटा हुआ पार्ट है ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच में 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद खत्म किया जाए। पूरा 8 से 9 महीना आप लोग हो ना, उसके पहले ही सारा हो जाएगा, डोंट वरी। 60 डेज में 60 डेज में माइनिंग का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश तो है मेरा राजेश कि जितना हो पाए उतना पढ़ा सकूं, क्योंकि देखो पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो राजेश, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, मेथड, सपोर्ट, वेंटिलेशन और तुम्हारा शॉर्ट फायरिंग तुम लोग पढ़ चुके हो। अब तुम बताओ बचा क्या? ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, जो कि मैं इस टॉपिक पे देख पा रहा हूं, उतना ज्यादा लग रहा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीज छूटा हुआ है ना। देखो एक चीज, जैसे इसमें तुम्हारा देखो एक चीज दिया हुआ यहाँ पे, सरफेस माइन एंड एनवायरमेंट, इसमें वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब तुम लोग क्या खुद से नहीं कर सकते हो क्या? इसको तुम मुझे बोलोगे पढ़ाने के लिए सर इस माइनिंग वाला बैच में पढ़ाइए, ये कहीं से उचित नहीं है। ये जो 7वां जो चैप्टर दिया हुआ है सरफेस माइनिंग एनवायरमेंट के बारे में, वाटर पॉल्यूशन, फायर, ये सब तुम कौन नहीं जानता यार? साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इस बारे में किसको नहीं पता है? तुम जब 10th में थे, 12th में थे, सब समय तुमको पढ़ाया गया है, डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर में तुमको पढ़ाया गया है, इसके बारे में तो तुम पढ़ के बैठे, थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस करो। और ये मेन कोर्स से है ही नहीं, क्योंकि ये सीआईएल से डायरेक्ट आता ही नहीं सवाल इसमें। तो इसको अगर पढ़ाएंगे भी नहीं तो वेडनेसडे या फिर सैटरडे के क्लास में होगा, कभी भी मैं डायरेक्ट सिलेबस में नहीं पढ़ाऊंगा, साफ साफ एकदम कहना है। कि तुम सोचोगे सर डायरेक्ट कोर्स के साथ लिंक करके पढ़ाइए, भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया का पार्ट ही नहीं है। हाँ, अगर तुम बोलोगे सर ये वाला भले ट्रांसपोर्टेशन, माइन ट्रांसपोर्टेशन एंड मैशनरी के बारे में बता दीजिए, तो एक पार्ट है, वो वाला पार्ट मैं करवा सकता हूँ। सॉफ्ट सिंकिंग बता दीजिए, तो एक कोर्स का पार्ट है, करवा सकता हूँ। रूफ सपोर्ट तो आपका हो ही गया है, मेथड ऑफ माइनिंग आपका हो ही गया, डिटोनेटर, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग आप कर ही चुके हो, मोड्स ऑफ एंट्री हो ही गया। चैप्टर 3 में जो जितना भी लिखा है उसमें सिर्फ एक बाकी है, सॉफ्ट सिंकिंग, ऑलमोस्ट उसका खत्म हो गया। चैप्टर 4 में ट्रांसपोर्टेशन वाला बाकी है, जिसमें ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड मशीनरीज और करैक्टर्स फीचर्स है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस के बारे में, ये वाला पढ़ाना पूरा का पूरा बाकी, इसको पढ़ा सकते हैं हम लोग। पिट स्लोप के बारे में पढ़वा चुके हो, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल में पिट स्लोप के बारे में मोटा मोटी जान चुके हो, माइन सब्सिडेंस, पैरामीटर एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये जो टॉपिक है ना पूरा सर्वे से डायरेक्ट रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत इधर उधर का पार्ट है सर्वेइंग से रिलेटेड है, तो उसमें कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो हीट एंड ह्यूमिडिटी में आ जाओ, सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, टेम्परेचर, इफेक्टिव हीट एंड ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, ये सारा आपका वेंटिलेशन चैप्टर में हो गया है, तो ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके आप। फिर इधर देखो अंडरग्राउंड माइन एनवायरमेंट में आओ, माइन गैसेस पढ़ चुके हो, फ्लेम सेट फ्लेम हो चुका है, अंडरग्राउंड माइन फायर बाकी है पढ़ाना, ठीक है, एक्सप्लोजन पढ़ाना बाकी है, नेचुरल वेंटिलेशन पढ़ चुके हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन हो चुका है, तो मैक्सिमम जो चीजें है ना आपकी हो चुकी है। मतलब अभी भी तुम देखोगे सिलेबस का जो पार्ट आप देख रहे हो, जो इसमें सिलेबस का माइनिंग का पार्ट है, ऑलमोस्ट 70%, 68 to 75% हो चुका है, 70% लगभग हो चुका है, 30% बचा हुआ, 2 महीना का टाइम है। मुझे नहीं लगता कि 2 महीना में खत्म नहीं कर पाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन सबसे नीचे जो तुम पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक, इसमें लिखा हुआ है माइंस लेजिस्लेशन, दैट इज माइंस एक्ट, माइंस रूल, कौन माइंस रेगुलेशन, ठीक है। साथ में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी दे दिया है, जो कि हम लोग मैंने खुद नहीं पढ़ा है कभी कंपनसेशन एक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखो अब ये कंपनसेशन एक्ट कौन पढ़ाने जाएगा? अब मतलब कोई, क्या मैं बताऊं, अब ये वेडनेसडे और सैटरडे के क्लास में ही पॉसिबल है। तुम बोलोगे सर मेन सिलेबस के साथ जोड़ के पढ़ाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया में कभी आएगा नहीं। मेरा मेन टारगेट है कोल इंडिया, कोल इंडिया का मैं लेके चल रहा हूँ, यूपीपीएससी का जितना कोर्स होगा कवर करवा पाना मैं करवाऊंगा। लेकिन तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, वेडनेसडे सैटरडे क्लास नहीं होती है, तुम लोग भी रिक्वेस्ट करके करवा लो। यहाँ पे उल्टा नदी बहता है, मतलब यहाँ पे रोज मैं पूछता हूँ कि बाबू क्लास करेगा, तुम लोग बोलता है नहीं। प्रीवियस वीक में मैं बोला वेडनेसडे का क्लास कर लो, तुम लोग बोला नहीं करेंगे, है ना। तो महान तो तुम लोग है। हाँ, 300 मीटर वाला क्लियर कर देंगे फर्स्ट एड वाला, तो महान तो तुम लोग है, तुम लोग तो क्लास नहीं करता फिर हमको बोलता, बताओ, ठीक है ना। तो एक काम करते, इस सिलेबस में ना जितना चीज हम लोग पढ़ाई कर चुके उसको मैं टिक आउट करके आपको भेज देता हूँ कि ये चीज पढ़ाई हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, कि ये चीजें हो चुकी है तुम लोग के पास है, और जो चीजें बाकी है उसको मैं कवर अप करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ऐसा चीज है कि जो नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है, माइन सर्वेइंग का पार्ट छूटा हुआ, बात सही है उसका। तो जितना है ये तुम लोग कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं 60 डेज के अंदर जितना कवर अप होता है कवर अप करवाने का। मोटा मोटी 70-80%, 80-88-90% तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा। 2-4-10% हर चीज में छूटता है, छूटेगा, लेकिन उसका स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अगर छूट गया ना तो टेंशन भी नहीं लेना, कोई नहीं पढ़ के जाएगा, ये भी तुम दिमाग में रखना।
2-4 बच्चा होगा जो पढ़ के जाएगा पूरा, नहीं तो कोई पढ़ के जाएगा नहीं, ठीक है, कोई उतना पढ़ के जाएगा नहीं। देखो तुम्हारा टारगेट वहां पे टॉपर बनना है नहीं, तुम्हारा टारगेट है जॉब निकालना। तो 2-4 सवाल अगर तुम कम भी बनाते तो कोई इशू नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, जो सिलेबस यहाँ दिख रहा है। पर तुम लोग मार मत खा जाना जो तुम्हारा पार्ट है, जैसे तुम्हारा इंडियन हिस्ट्री के बारे में हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, पोएट्री, ये सबको मत छोड़ देना। 2-4 सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ तुम लोग कितना जवाब देते हो इंडियन हिस्ट्री से। बोलो तो बाबर भारत में कब आक्रमण किया था? बाबर भारत में कब हो रहा है? देखो एक लिखा 1941। तुम लोग कितना पढ़ते हो देखते हैं, तुम लोग बताओ तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। बाबर जो है भारत में कब आक्रमण किया था? 1452। कब आक्रमण किया था? 1526। कब आक्रमण किया था बताओ? बाबर भारत पे आक्रमण कब किया था? सबसे अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था बताओ? तुम लोग तो खुद अपना टॉपिक पढ़ा नहीं। 170 बता। बाबर भारत में 70 में आक्रमण किया था, 1526 में आक्रमण किया था। तुम लोग तो अपना टॉपिक तो कुछ पढ़ के रखा नहीं है, तो तुमको पढ़ना है तो हम ही को बोलते सर पढ़ाइए पढ़ाइए। हाँ, तुम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ना है, तुम अपना वाला क्या पढ़ा है इसमें? क्या इसमें एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा? तुमको तो साफ साफ लिखा है यार, जनरल स्टडी में मार्क्स है 50 मार्क्स का है। औरंगजेब सबसे आखिरी था, उसके बाद और कोई शासक नहीं हुआ। बताओ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ बताओ? सीआईएल नहीं, यूपीपीएससी में तो काम है। अभी सीआईएल का याद आ गया तुमको कि सीआईएल में नहीं आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ? देखो 1919 लिख रहा है। कब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन सब तुक्का मार बस। तो तुम अपना वाला जो पार्ट है वो पढ़ा नहीं है, ठीक है? जो अपना वाला पार्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, किस पर्वत की बताओ? भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत का बताओ? किसका है? माउंट एवरेस्ट भारत में है? हाँ, माउंट एवरेस्ट भारत में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। पहले तो खुद नहीं पढ़ाई किया है, तो फिर पहले खुद तो पढ़ाई कर लो कि सर हम भी कुछ पढ़े। तुम्हारा ज्योग्राफी है, ये है, सारा कुछ है, तुम लोग अपना पढ़ता नहीं है। सर तुम्हें दूसरा सर पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए। हाँ, तुम लोग का संधि समास का आइडिया है? संधि समास क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तत्सम क्या होता है? विशेष विशेष विशेषण क्या होता है? पर्यायवाची शब्द तो सबको पता होगा। संधि समास का आइडिया है? पूछे संधि से पहले की सवाल पूछते, बोलो ठीक है। दशानन ये संधि है या समास है बताओ तो? बताओ दशानन क्या है, संधि या समास है? संधि में दशानन को रखेंगे ना समास में रखेंगे? ठीक है, संधि है। समास किसको कहते हैं? समास में क्या आता है? समास का एक उदाहरण देके बताओ, समास किसको बोलेंगे? दशानन क्या है? समास है ना। हाँ, 10 है आनंद जिसके, ये डिफाइन कर रहा, उसको समास कहते हैं। संधि मतलब क्या? तो दो वर्गों के मेल, दो शब्दों के मेल से जो बनता है, जैसे राजपुरुष है ना, राजपुरुष नहीं, जैसे मान लो हो गया परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर है ना, उसको उस तरह का शब्द को संधि बोला जाता है। कहाँ है? सब उल्टा पुल्टा। ऐसा नहीं होता है। तुम लोग जिस तरह से है ना, तुम लोग सिर्फ क्या है, आधा अधूरा ज्ञान लेके चल रहे हो, इससे जॉब क्रैक नहीं होगा, ठीक है? जॉब क्रैक नहीं, जॉब क्रैक करना है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी। इस चीज को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसको बोर्ड में, जगह में, घर में कहीं प्रिंट करके चिपकाओ, इसको चिपकाओ, और जो जो पार्ट हो गया, जो मैंने पढ़ा दिया, उसको टिक आउट करो कि हाँ सर ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये टिक आउट करने से जीवन में जब तक तुम खुद के ऊपर जिम्मेवारी नहीं लोगे ना कि सर मेरा तैयारी कम है, हम नहीं तैयारी कर रहे अच्छे से, तब तक तुम जॉब करेक्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि हाँ सर हम तैयारी नहीं कर पा रहे, मेरा पढ़ाई में कमी है। अब उसमें तुम देखो जो तुम्हारा पार्ट कवर हो गया, जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री तुम पढ़ लिए, उसको टिक आउट मार दो, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट तुम पढ़ लिए, उसको टिक आउट, साफ साफ तो लिखा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें तो सब आएगा। भारत विभाजन से लेके तुम्हारा अप टू तुम्हारा 1857 का क्रांति से लेके अप टू तुम्हारा कहां तक आएगा,
एकदम लास्ट तुम्हारा आजादी तक सारा आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं जो छूटेगा, सारा चीज आएगा। बताओ तो 1857 क्रांति जब खत्म हुआ था तो किस संधि द्वारा, कौन सा संधि करना पड़ा था, बताओ तो कौन संधि हुआ था 1857 क्रांति के बाद? हाँ, 1857 का जब युद्ध खत्म हो गया तो कौन सा क्रांति हुआ था? अरे कौन सा संधि करना पड़ा था, संधि क्या हुआ था? तो फिर तब तुम बताओ एक बात, जो इतना इतना इंपॉर्टेंट जो सवाल है, तुम अगर इस सब चीज को अवॉइड कर रहे हो, इस सब के बारे में तुमको पता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? अगर तुम माइनिंग में अगर पूरा तुम 100 में 100 ले आओ, अगर इसमें 0 नंबर आया तो तुम्हारा ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर, तुमको अपने ऊपर भी फोकस करके इन सब पार्ट्स को कवर अप करना चाहिए, है ना, करंट नेशनल जितना भी जो भी है, ठीक है, उस चीज को कवर करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि माइनिंग वाला कवर कर लिया बाकी में 0 लड्डू मिला तो कुछ नहीं होगा वो, ठीक है, उसको भी कर। तो तुम लोग सबसे पहले इस नोट्स को प्रिंट कराओ, प्रिंट करा के कॉपी में चिपकाओ, जो जो पार्ट तुम्हारा कवर अप है उसको टिक आउट करो। 60 दिन कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता, मैं लिख के देता हूँ, एक स्टडी बताती है, स्ट्रेटेजी बताती है कि 60 डेज का जो टाइमिंग होता है ना, एकदम प्रॉपर एकदम अप्रोप्रिएट टाइम। 50 दिन का टाइम बहुत है, ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन सो जाना, 50 दिन का टाइमिंग में बहुत है तैयारी के लिए, बस तुमको स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करना है। एक एक दिन में एक एक दो दो पॉइंट करके कवर अप करो, 3-4, ये जो पूरा तुम्हारा जो टॉपिक दिया ना सारा का सारा तुम्हारा 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जितना पढ़ पाते, जितना देख पाते, जो नोट्स रफ जैसा बनाओ, एक नोट्स बनाओ, और जो पार्ट मेरा इधर से माइनिंग वाला पार्ट में उसको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे इधर से। तुम लोग अपना भी तैयारी करो, मेरा से भी, दोनों तरह से करोगे तो ही पास हो पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अगर कोई टीम, ठीक है, वर्ल्ड कप लेके आती है तो केवल केवल कोच या फिर केवल टीम के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों उसके पीछे बराबर हकदार है। ठीक है, तुम इतना सारा पॉइंट बोला कि सर ये बताइए वो बताइए, लेकिन अपने कुछ नहीं पढ़ा, ये बहुत अफसोस की बात। केवल टीचर अच्छा परफॉर्म कराएगा, मेहनत करेगा, और स्टूडेंट अपना स्तर से कुछ नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब तुम लोगों से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता है। अब आ गया, अब आ रहा सर नया वैकेंसी कब आएगा? ठीक है, चलो अब आप लोगों से बात करते हैं, बाय गुड नाइट टू स्वीट ड्रीम। आप लोग सो, मैं भी थोड़ा स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, देखता हूँ मैं क्या क्या चीज को इसको कवर अप करवा सकता हूँ 1-2 घंटा। और तुम भी देखो, सैटरडे होगा नहीं तो फिर से क्लास रख लेंगे। मेरे पास देखो क्या हो सकता है, हम टाइम देके ज्यादा पढ़ा सकते हैं, ही ना कर सकते हैं, मेरा जो बनेगा, पढ़ना तो तुम्हारे ऊपर है, तुम याद नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखो सैटरडे को कोशिश करेंगे और क्लास लिया जाए, तुम लोग के बीच रखा जाए, ठीक है, बेहतर तरीके से, और कुछ तैयारी करते ही है, और तुम लोग भी कोशिश करो क्लास में अटेंड करें। ठीक है, सो बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम। चलो कुछ स्ट्रेटेजी पे बात, आज का क्लास में मूल पॉइंट यही था, स्ट्रेटेजी पे बात हुई। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चंस को देखें, मेन था स्ट्रेटेजी, अब हम लोग उस पर तैयारी करेंगे। ये आज फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटेजी था, इसके बाद हम इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। अब से कोई नहीं बोलेगा सर ये टॉपिक वो टॉपिक मत बकना, ठीक है, अब जो होगा हम बताएंगे कैसे पढ़ना है क्या। सर पीटीपीटी पर जाने के बाद रूल ही रेगुलेशन का ये बुक भी होता है। चलो बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम।